चलो, अब समझते हैं अपना नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। इसके पहले अपन लोग जो है वो आज का अपना जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है यानी अभिक्रिया के प्रकार है वो अपन लोग कौन सा पढ़ने वाले, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा? डीकम्पोजिशन, वियोजन अभिक्रिया। इसके पहले हम लोग क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया और एक्जोथर्मिक यानी कि ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब इस वाले टॉपिक में अपने क्या पढ़ना है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन की अभिक्रिया। तो पहले तो ये बताओ डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन का मतलब ये है, जैसे कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग पदार्थ के परमाणु अणु जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब यही यहाँ पे डीकम्पोजिशन में क्या है, इसका उल्टा होगा। ठीक है ना। तो जब अपने पास कोई सब्सटेंस या मैटर रहेगा तो वो उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो भी बॉन्ड वगैरह होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब टूटेगा। और अलग अलग प्रकार के, जब कोई एक सब्सटेंस क्या होता है टूटता है तो वो दो या दो से अधिक पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। समझ में आया? जैसे मान लो अपने पास ये एक मार्कर है, जैसे मान लो अब इसको मान लो ये कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, ये अपने पास एक ही है। अब जब ये क्या होगा, ब्रेक होगा, तो कम से कम दो पार्ट में तो डिवाइड हो गई, हो सकता है इससे ज्यादा भी पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, और ज्यादा ब्रेक हो जाए। ठीक है ना। तो डीकम्पोजिशन का मतलब ये होता है, सीधा सा मतलब समझने वाली बात करें तो टूटना। क्या होता है, टूटना। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना। तब ये तो पता ही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस मैटर के मॉलिक्यूल्स जो क्या होगा, जब यानी अणु जो होंगे वो टूटेंगे तो दो या दो से अधिक प्रकार के, दो या दो से अधिक नए प्रकार के क्या होंगे वहां पे, सब्सटेंस या मैटर क्या हो जाएगा, बन जाएगा, यानी मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है, बन सकता है। ठीक है ना। तो टूटने, जब यहाँ पे अपन बात करें टूटेगा, तो हमारे जो टूट रहा है उसको वो एक सब्सटेंस कहलाएगा, एक पदार्थ। और जब वो टूट जाएगा तो दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो रिएक्शन जो हो रहा है, जिस पर रिएक्शन हो रहा है वो एक सब्सटेंस है, और रिएक्शन के बाद वो सब्सटेंस जो है वो टूट के, यानी वो पदार्थ या यौगिक टूट के दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स में या सब अलग सब्सटेंस में क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जिस पर रिएक्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रोसेस में यानी इस अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट होगा यानी कि जो अभिकर्मक होगा वो कितने होंगे, एक ही होगा ना, सिंगल। यानी कि यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट होगा। समझ गए? क्योंकि इसी पर रिएक्शन हो रहा है, ये टूटेगा तो जो टूट रहा है जिसको तोड़ना है वो एक ही फॉर्म में रहेगा ना। समझ गए? तो रिएक्टेंट यहाँ पे कैसा रहेगा, सिंगल रहेगा, सिंगल यानी एक रहेगा। अब फिर जब ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगा कौन सा, यानी कि कहने का मतलब डीकम्पोजिशन वाली रिएक्शन, यानी अभिक्रिया जब हो जाएगी तो अभिक्रिया के बाद ये टूट के दो या दो से अधिक प्रकार के मॉलिक्यूल्स यानी अणु बना देगा। क्या बोला मैंने, ब्रेक होने के बाद, टूटने के बाद इसके दो या दो से अधिक क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो रिएक्शन के बाद हमको जो चीज मिलती है, रिएक्शन यानी अभिक्रिया के बाद जो चीज मिलती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बोलते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि टूटने के बाद वो रिएक्टेंट यानी जो सब्सटेंस है वो दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट यानी उत्पाद जो होगा अपने को दो या दो से अधिक उत्पाद क्या होगा, अपने को मिलेंगे, प्रोडक्ट जो होंगे मिलेंगे, टू और मोर, दो या दो से अधिक हमको क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट। आ गया समझ में? तो सीधा सीधा सा अब अपन डीकम्पोजिशन रिएक्शन का अगर डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या बोलेंगे कि वह केमिकल रिएक्शन यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सिंगल रिएक्टेंट जो होता है, क्या हुआ, सिंगल रिएक्टेंट जो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सिंगल रिएक्टेंट मतलब कि एकल अभिकर्मक जो होता है वो क्या होता है, टूट के या रिएक्शन के बाद, ठीक है ना, आफ्टर रिएक्शन भी बोल सकते हो, अभिक्रिया के बाद या टूटने के बाद भी बोल सकते हो, टूटने के बाद या अभिक्रिया के बाद, है ना, ये भी बोल सकते हो कि रिएक्शन के बाद अपन को क्या करता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट, दो या दो से
अधिक उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है ना। सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एकल अभिकर्मक से दो या दो से अधिक उत्पाद क्या होते हैं, बनते हैं। तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। आगे बात समझ में। वह केमिकल रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक यानी सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो रिएक्शन के बाद, आफ्टर रिएक्शन यानी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करता है। टू और मोर देन टू प्रोडक्ट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। उस केमिकल रिएक्शन को, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो चलो अब ये तो अपन लोग समझ गए कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन की अभिक्रिया जो होती है वो किसे कहते हैं। ठीक है ना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, जब एक रिएक्टेंट को अपन क्या करते हैं, जब एक रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद यानी कोई एक अभिकर्मक जब क्या होता है अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक प्रकार के क्या करता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है, या दो या दो से अधिक प्रोडक्ट क्या करता है, अपने को देता है। ठीक है ना, यानी उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सीधा सीधा सा मतलब है, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना। अपने पास एक रिएक्टेंट रहेगा, वो ब्रेक होगा, टूटेगा। अब टूटने के बाद वो क्या होगा, दो या दो से अधिक भागों में क्या होगा, टूटेगा। तो जो टूटेगा वो नए मॉलिक्यूल्स या नए प्रोडक्ट होंगे, तो वो दो या दो से अधिक ही होंगे। जब कोई एक चीज टूटता है तो दो या दो से अधिक ही क्या करता है, भागों में क्या होता है, टूटता है। ठीक है ना। तो मिनिमम तो दो पार्ट बनते ही हैं ब्रेक होने के बाद, उससे ज्यादा भी क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। जब कोई सिंगल रिएक्टेंट, कोई एकल अभिकर्मक अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक प्रकार के क्या करते हैं, प्रोडक्ट यानी उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना। अब बात ये आती है कि जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, जो भी अपन डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं, उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट जो होता है ना, यानी कि आपके पास जो रिएक्टेंट के फॉर्म में यानी अभिकर्मक के रूप में जो भी अपने पास सब्सटेंस है, ठीक है ना, अभिकर्मक के रूप में, तो इसको क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। क्या करना होता है, इसको ब्रेक करना होता है ना। इसको क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। मतलब कि रिएक्टेंट में जो भी एटम्स हैं, रिएक्टेंट जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, सब्सटेंस होता है। ये एक प्रकार का क्या है, सब्सटेंस बोल लो, या एक प्रकार का मैटर बोल लो, यानी पदार्थ है ना। अब ये पदार्थ तो जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, काफी सारे एटम्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना। अब इन एटम्स के बीच में जो भी, जिन एटम्स से मिलकर बना, जिन परमाणु से मिलकर बना, उनके बीच में क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। काफी प्रबल बंध से क्या होते हैं, ये सारे परमाणु जो होते हैं आपस में जुड़े हुए रहते हैं। बस उसी बॉन्ड को क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। भाई डिसोसिएशन में ये जो बॉन्ड बने हुए हैं, इन्हीं बॉन्ड को क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है, तोड़ते हैं। समझ में आया? ठीक है ना। तो अगर मुझे इन बॉन्ड को, यानी कि इन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बने हुए, अगर इनको अपन को क्या करना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से कोई एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इस रिएक्टेंट यानी सब्सटेंस को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, या उस पर कोई अलग से एनर्जी अपने को क्या करनी होगी, लगानी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आए, मतलब समझ में आ रहा है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए हमको अलग से एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इसमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ पे हमें कोई इसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी ऊर्जा हमें क्या करनी पड़ेगी, इसको रिएक्टेंट को देनी पड़ेगी। एक्सटर्नल एनर्जी मतलब बाह्य ऊर्जा। ठीक है ना कोई इसको एक्सटर्नल एनर्जी क्या करनी पड़ेगी अपने को, इसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर हो गया। एक्सटर्नल एनर्जी, बाय ऊर्जा। विदाउट एनर्जी आप बॉन्ड तोड़ ही नहीं सकते हो। तो अगर अपने को दो या दो से अधिक प्रकार के प्रोडक्ट चाहिए, रिएक्टेंट क्या होगा, ब्रेक होगा, तो उसको ब्रेक ब्रेक रिएक्टेंट को ब्रेक करना मतलब उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करना, उनके बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना है। अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको अलग से एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इसमें लगानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। यहीं पे आपका एक टाइप ऑफ रिएक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मतलब जिस भी रिएक्शन को कराने के लिए, जिस भी अभिक्रिया को कराने के लिए हमें उसको एनर्जी की क्या होती है, जरूरत पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। ध्यान से समझते जाना। जिस भी अभिक्रिया को कराने के लिए हमें अलग से ऊर्जा देनी पड़ती है, या उसको अलग से उसमें एनर्जी लगती है उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए,
तो उस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया? मतलब कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? मतलब कि हमें जिस भी रिएक्शन को कराने के लिए अलग से एनर्जी क्या होती है? देनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान रखना, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं। अभी अपन लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ही अंदर पढ़ रहे हैं, उसी के अंदर इसी ये भी कवर हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन बताओ किसको बोला जाता है, तो वह केमिकल रिएक्शन जिसको कराने के लिए, कंप्लीट कराने के लिए हमको अलग से क्या करनी पड़ती है? उसको एनर्जी देनी पड़ती है, वो क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो अपन ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए हमको रिएक्टेंट को अलग से क्या करनी पड़ती है? एनर्जी देनी पड़ती है। तो एक प्रकार से अपन इसके अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन को ही क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो एनर्जी के बेस, जब आप इसको क्या करोगे? एनर्जी दोगे, ये ब्रेक होगा, तब ब्रेक होने के बाद फिर ये या दो से अधिक क्या कर देगा आपको? दो या दो से अधिक आपको प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बना के क्या कर देगा? ये दे देगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये जो हम एनर्जी इसमें क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं ना, तो इसी एनर्जी के बेस पे टाइप्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी मतलब टाइप्स ऑफ एंडोथर्मिक भी बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है इसमें। किसके बेस पे? भाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए अपने को अलग से एनर्जी देनी पड़ती है, तो आप रिएक्टेंट को किस तरीके से कौन सी एनर्जी देकर डीकम्पोजिशन के रिएक्शन को आप कंप्लीट करा रहे हो, उसी के बेस पे टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। समझ में है क्या बोला? कि आप किस तरीके से कौन सी एनर्जी आप रिएक्टेंट को देकर उसके डीकम्पोजिशन रिएक्शन को आप कंप्लीट करा रहे हो, उसी एनर्जी के बेस पे टाइप्स ऑफ क्या बना है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या आप इसी को बोल सकते हो एंडोथर्मिक में भी इसको क्या कर सकते हो? शामिल कर सकते हो। ठीक है ना, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कौन कौन से हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में नाम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अभी अपन को ये सारी चीज़ें डिटेल से क्या करना है? कंप्लीट करना है। ठीक है ना? तो टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो क्या है, इसी के साथ साथ इसको भी कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, समझते जाना अच्छे से। तो पहला अपना टाइप जो है तो वो क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, अपन लोग को इसके बारे में पढ़ना है डिटेल से। ठीक है ना? और इसका मतलब ये अपन खाली यहाँ पे नाम समझा रहे हैं कि एनर्जी के बेस पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के क्या टाइप हैं, और इसी को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के भी अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यहाँ अपन एनर्जी किस किस तरीके से देंगे, उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन यानी वियोजन की अभिक्रिया के प्रकार या एंडोथर्मिक रिएक्शन के प्रकार अपन क्या करेंगे? इसी में सब पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो एक हो गया थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा हो गया अपना इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा? इलेक्ट्रोलिटिक हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कि ये क्या हो गया? विद्युत अपघट्ट हो गया। कौन सा? विद्युत अपघट्ट वियोजन अभिक्रिया हो गई। और तीसरा क्या हो गया अपना? फोटोलिटिक। क्या हो गया? फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना? तो अपन किस तरीके से एनर्जी देंगे और किस तरीके की एनर्जी अपन उसको रिएक्टेंट को देकर, अभिकर्मक को देकर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट करा है, उसके बेस पे ये टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया के क्या हो गए? प्रकार हो गए। ठीक है ना? तो अब अपन को इसके बारे में क्या करना है? अच्छे से डिटेल से क्या करना है? पढ़ना है, समझना है, परिभाषा वगैरह एग्जाम्पल के साथ इसको क्या करना है? अपने को क्लियर करना है। तो समझ में आई यहाँ तक बात?
तो चलिए समझते हैं अपन। अब सबसे पहला अपन टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन या टाइप्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है तो अपन समझते हैं कि क्या है। पहला है अपना थर्मल डीकम्पोजिशन यानी कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना। तो जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि अपन थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, तो वह अभिक्रिया, इसमें क्या बोलेंगे, देखो नाम से क्लियर है थर्मल डीकम्पोजिशन, तो मतलब डीकम्पोज कराने के लिए यानी कि किसी भी रिएक्टेंट को क्या करना है, अगर तोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं। क्या करते हैं, हीट। यहाँ थर्मल वर्ड जो है वो टेम्परेचर के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे जो थर्मल वर्ड है ये किसके लिए यूज हो रहा है, टेम्परेचर के लिए। ठीक है ना, ये टेम्परेचर यानी कि तापमान के लिए। तो जब अपन क्या करते हैं कि किसी भी रिएक्टेंट को एनर्जी जो है वो कैसे दे रहे हैं, टेम्परेचर के थ्रू यानी हीट के फॉर्म में। टेम्परेचर के द्वारा अपन क्या करते हैं, रिएक्टेंट को टेम्परेचर के द्वारा जब आप क्या करते हो, रिएक्टेंट को यानी कि अभिकर्मक को, किसको, अभिकर्मक को क्या करते हो, हीट के फॉर्म में क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। हीट यानी कि ऊष्मा के रूप में क्या कर रहे हैं अपन, इसको एनर्जी दे रहे हैं। और इस एनर्जी के द्वारा हीट के फॉर्म में अपन क्या करते हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं, ऊर्जा। ठीक है ना। तो इस एनर्जी को रिएक्टेंट जो है वो प्राप्त करके क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा यानी कि वो टूट जाएगा, या ये बोल सकते हो कि वो डीकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, या फिर ये बोल सकते हो कि वो डीकम्पोज हो जाएगा। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। आ गया समझ में, मतलब वह केमिकल रिएक्शन जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, जब उस वह केमिकल, वह डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी, वह डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब वह वियोजन अभिक्रिया जिसको तापमान द्वारा क्या करते हैं अपन, या ताप की उपस्थिति में, टेम्परेचर के प्रेजेंट में वह कंप्लीट होता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। हीट के फॉर्म में एनर्जी उसको क्या हो रही, मिल रही है, पर हीट के फॉर्म में एनर्जी मिलेगी कहाँ से उसको, टेम्परेचर से। जब अपन किसी ऑब्जेक्ट का या किसी भी रिएक्टेंट का यानी जब अपन टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसको क्या मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी, ऊष्मीय ऊर्जा मिलेगा। और उस एनर्जी को वो पाकर उसके बीच के बॉन्ड जो होंगे, एटम्स के बीच के बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और नए प्रकार के मोलिक्यूल्स या नए प्रकार के सब्सटेंस यानी कहने का मतलब प्रोडक्ट यानी उत्पाद का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। चलो तो इसके एग्जाम्पल समझते हैं। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे अपन समझते हैं कि अपने पास क्या, मान लो एक फेरस सल्फेट है, क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4। ठीक है ना। जब अपन क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ये हीट का सिंबल है। ठीक है ना। क्या करते हैं, जब अपन किसी रिएक्टेंट को यानी अभिकर्मक को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं यानी कि उसको गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर उसको दे रहे हैं, टेम्परेचर के द्वारा वो क्या प्राप्त कर रहा है, हीट एनर्जी प्राप्त कर रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है ना। तो जब अपन क्या करते हैं, इसको टेम्परेचर देते हैं, तो ये फेरस सल्फेट जो है वो फेरिक ऑक्साइड में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। किसमें ब्रेक हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3। ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड में ब्रेक होता है। साथ ही साथ इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी क्या होती है, बनती है। ठीक है ना। तो जब अपन क्या करते हैं, फेरस सल्फेट को, ये कौन है, ये फेरस सल्फेट है, ये क्या है, ये फेरस सल्फेट है। क्लियर, ठीक है। तो जब अपन फेरस सल्फेट को क्या करते हैं, टेम्परेचर देकर, उसका टेम्परेचर बढ़ाकर उसको हीट एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा क्या करते हैं, देते हैं, तो वो उस एनर्जी को पाके ये क्या हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में, किसमें, फेरिक ऑक्साइड में क्या हो जाता है, ये फेरिक ऑक्साइड हो गया। फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, क्या हो गया, सल्फर डाई ऑक्साइड हो गया। और ये क्या हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। 3 ऑक्सीजन है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो किन किन मॉलिक्यूल्स यानी या किन किन सब्सटेंस में ये क्या होता है, ब्रेक होता है, यानी या कहने का मतलब ये है कि जब अपन फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट का निर्माण करता है, किस किस प्रकार के उत्पाद का निर्माण करता है। तो पहला हो गया फेरिक ऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है ना। ये सल्फर डाई और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये दोनों क्या है, गैस होते हैं, ये गैस स्टेट में होते हैं। ये फेरिक ऑक्साइड जो है ये सॉलिड स्टेट में होता है, और फेरस सल्फेट भी कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में।
क्लियर हो गया। तो ये कैसे पता चलेगा कि जब अपन फेरस सल्फेट को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे होते हैं तो वो डिकम्पोज हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा अपने को इसके कलर से, ठीक है ना। तो जो फेरस सल्फेट होता है ना, तो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन, यानी कि ये हरे कलर का होता है। और फिर जैसे ही आप इसको क्या कर रहे होगे, हीट कर रहे होगे, गर्म कर रहे होगे, तो गर्म करने के दौरान उसमें से ये तीन प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, बन रहे होंगे। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस गैस है, तो क्या होंगे, उड़ने लग जाएंगे। और जो आपको Fe3O यानी कि आपके पास जो सॉलिड स्टेट में आपके पास जो प्रोडक्ट बच रहा होगा, एक्चुअली में उसका जो कलर हो गया होगा वो रेड ब्राउन कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेड ब्राउन कलर हो जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा लाल भूरा कलर आपको प्रोडक्ट क्या होगा, आपके पास बचेगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा, कलर को देख के आपको पता चल जाएगा कि अपन इसको गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने पर उसमें से जो गैस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस क्या होती जाएगी, बाहर निकलती जाएगी। और आपके पास फेरिक ऑक्साइड का सॉलिड स्टेट में क्या बचेगा, प्रोडक्ट बचेगा, जो कि अब ये ग्रीन से क्या हो चुका होगा, रेड ब्राउन कलर का हो चुका होगा। आगे बात समझ में क्लियर हो गई। तो ये एक एग्जांपल था अपना थर्मल डिकम्पोजिशन। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कौन सा, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों? क्योंकि इसको टेम्परेचर द्वारा क्या किया जा रहा है, तापमान देकर हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड कराई जा रही है, और फिर उसको क्या किया जा रहा है, ब्रेक किया जा रहा है। समझ गए? ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो कि ये रिएक्शन जो है वो कैसा है, अनबैलेंस रिएक्शन है। तो इसको क्या कर लेते हैं, उसके बाद बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को दिखाने के बाद। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने कितने आयरन है, दो है, यहाँ पे एक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें दो का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जब दो आयरन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब उसके बाद सल्फर देखो, सल्फर यहाँ पे कितने हैं, दो। यहाँ पे भी सल्फर इधर साइड कितने हैं, दो। ऑक्सीजन कितने हो गए, चार दूनी आठ, इधर कितने, तीन, तीन छः और दो आठ। तो ये क्या है, बैलेंस है। समझ गए? क्लियर हो गया एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन का। और ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप तो है ही, साथ ही साथ आप इसको क्या कर रहे हो, इसमें एनर्जी दे रहे हो, इसलिए आप इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी क्या कर सकते हो, शामिल कर सकते हो। ये ध्यान रखे रहना, ठीक है ना। ये एक प्रकार का एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी है। क्यों? क्योंकि यह एनर्जी जो यह रिएक्शन जो है वो एनर्जी दे कर कराई जा रही है, इसलिए ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का, ठीक है ना, ऊष्मीय वियोजन का। तो जैसे लेड नाइट्रेट जो होता है ना, लेड नाइट्रेट, ठीक है ना, लेड नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस। ठीक है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, लेड नाइट्रेट। ठीक है। जब इसको क्या किया जाता है, टेम्परेचर इसका बढ़ाया जाता है, इसका तापमान क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। और इसका टेम्परेचर बढ़ा के इसको क्या किया जाता है, हीट एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो ये क्या होता है, डीकम्पोज होता है, मतलब कि इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टूटने लग जाते हैं, ये पूरा मॉलिक्यूल। और दूसरा अलग मॉलिक्यूल यानी अणु हमको बना के देता है, या ये बोल सकते हो कि अलग हमको प्रोडक्ट क्या करता है, बना के देता है, उत्पाद। तो क्या क्या प्रोडक्ट अपने को इसके मिलते हैं, तो क्या क्या मिलता है, पहला लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है अपने को। ठीक है ना, क्या बनता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये है लेड ऑक्साइड। ठीक है, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन है तो इसलिए इसको डाई बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये क्या है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना, क्लियर हो गया, ये क्या है अपना ऑक्सीजन। तो ये जो है ये गैस स्टेट में पाया जाता है, इसलिए इसको जी लिखेंगे। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड ये भी गैस है, इसलिए इसको जी। ये अपने को सॉलिड स्टेट में प्राप्त होगा, और ये भी कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, क्लियर। तो क्या होता है, जब अपन लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या होता है, टूटता है, और दो या दो से अधिक अपने को उत्पाद यानी प्रोडक्ट बना के क्या करता है, देता है। तो ये एक एग्जाम्पल का है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, है ना। ये किसका है, वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि अपने पास जो रिएक्टेंट है वो कैसे हुए, सिंगल रिएक्टेंट यहाँ पे बन रहा है, ये सॉरी सिंगल रिएक्टेंट अपने पास है। और सिंगल रिएक्टेंट जो है, यानी कि यहाँ पे जो एकल अभिकर्मक अपने पास है, और ये एक अभिकर्मक जो है अपने को दो से अधिक क्या कर रहा है, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट क्या है अपने को बना के दे रहा है।
तो जब सिंगल रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद जब एकल अभिकर्मक अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद बना के देता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? इसी को आप इसको एंडोथर्मिक भी बोल सकते हो। ये एक एंडोथर्मिक का भी एग्जाम्पल है। क्यों एंडोथर्मिक? यानी कि ऊष्मा शोषी का। ठीक, तो ये एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि अपन इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ा के इसको कौन सी एनर्जी अपन दे रहे हैं? इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो एंडोथर्मिक किसको बोलते हैं? वह अभिक्रिया जो ऊर्जा, यानी जिसको वह रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे अपन इसका टेम्परेचर बढ़ा के इसको कौन सी एनर्जी दे रहे थे? हीट एनर्जी दे रहे थे। इसलिए ये एक एंडोथर्मिक का भी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना? अब ये थर्मल डीकम्पोजिशन का भी एग्जाम्पल, इसी को अपन क्या बोलेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों बोलेंगे? इसको ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि अपन इसको टेम्परेचर के द्वारा क्या कर रहे हैं? ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट करा रहे हैं। यानी तापमान या हीट के प्रेजेंस में जब कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो समझ गए? मतलब ये सारी चीजें क्या की जा सकती है, इसमें से पूछी जा सकती है। क्लियर? अब ये कैसे पहचानेंगे कि जब अपन लेड नाइट्रेट का क्या कर रहे होते हैं? गर्म कर रहे होते हैं, तो इसका डीकम्पोजिशन हो रहा है, ये कैसे पहचानेंगे? तो एक्चुअली में क्या होता है, जो लेड नाइट्रेट होता है ना, ये कौन से कलर का होता है? ये व्हाइट कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ये व्हाइट कलर का होता है। तो जब आप इसको क्या कर रहे होते हो? गर्म कर रहे होते हो, यानी टेम्परेचर इसका जब आप इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इसका बढ़ाओगे तापमान, तो इसको जब हीट एनर्जी मिलेगी, तो जैसे इसका डीकम्पोजिशन चालू हो जाएगा, तो डीकम्पोजिशन में इसमें क्या बचता है? अपने को लेड ऑक्साइड क्या होता है? प्राप्त होता है। तो ये जो होता है, ये कलर जो होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, थोड़ा रेड ब्राउन कलर का होता है, मतलब लाल भूरा कलर का आपको ये लेड ऑक्साइड प्राप्त होगा। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस जो होंगी वो क्या होंगी? बाहर निकलेंगी। तो इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो इस गैस में भी क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से जो अपन का गैस निकल रहा होता है ना, तो वो भी रेडिश ब्राउन कलर का गैस क्या हो रहा होता है? इवोल्यूट हो रहा होता है। वो गैस जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का इवोल्यूट हो रहा होता है, मतलब निकल रहा होता है इस रिएक्शन में। तो जब अपन इसको गर्म करेंगे, तो गर्म होने के दौरान जब इसमें से रेडिश ब्राउन कलर का गैस इवोल्यूट होने लग जाए, तो समझ जाना कि इसका क्या है? डीकम्पोजिशन चालू हो गया है। और अपने पास जो सॉलिड स्टेट में अपने पास जो सब्सटेंस बच रहा है ठोस अवस्था में, वो काहे का है? लेड ऑक्साइड का है, रेडिश ब्राउन कलर का। इस तरीके से इसका क्या हुआ है? डीकम्पोजिशन। समझ गए? तो ये था एग्जाम्पल एक थर्मल डीकम्पोजिशन का। ठीक है ना? अभी आप इसको क्या कर लीजिए? बैलेंस कर सकते हैं अपन इसको। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो देखो, इसका बैलेंस केमिकल, या अभी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अब इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इधर देखो, इसमें इधर एक ही रिएक्टेंट है, इधर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट। तो जब भी अपन इसमें किसको बैलेंस करेंगे, जो अनबैलेंस होगा, तो अपने को उसमें कोफिशिएंट में क्या करना पड़ेगा? नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम करो, शुरुआत इधर से करो। इधर से करेंगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाएगा कि बैलेंस करने के लिए। जब अपने पास इधर एक ही रिएक्टेंस है, तब हमको पता है कि इसको जब भी कोई भी चीज़ अनबैलेंस होगी, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करना होगा, तो अपने को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उधर से यहाँ कितना मल्टीप्लाई होगा, ये डिसाइड करना थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा। तो आप इधर ही मल्टीप्लाई करके फिर उधर देखो कि कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, वो सोच लो। तो अभी इधर अनबैलेंस है, तो अब एक काम करता हूँ मैं, पहले इधर जो भी, जैसे 2 3 4 जिसका भी आप मल्टीप्लाई करना चाहो, तो मान लो मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कितने का? 2 का मल्टीप्लाई। तो अब इसके बाद देखो कि इधर कितने हैं और उधर कितने हैं। पहले तो अभी इसमें एक भी मल्टीप्लाई नहीं था, तो अनबैलेंस है ना। यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रोजन 2 ठो है, यहाँ नाइट्रोजन 1 ठो है ना। ऑक्सीजन इधर 3 2 6 है, इधर 2 2 4 और 1 5 है। अनबैलेंस है। बैलेंस करने के लिए अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर से फिर इसका भी नंबर बैलेंस नहीं आएगा, है ना, ऑक्सीजन वगैरह का। तो इसको बैलेंस करने के लिए अपन क्या करते हैं? इधर साइड, इधर जिधर साइड अपने को सिंगल चीज, जैसे मान लो अगर प्रोडक्ट सिंगल बनता है, तो पहले प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई करके फिर रिएक्टेंट साइड का बैलेंस करो। अगर अपने पास रिएक्टेंट एक तो है, तो उसको बैलेंस करने, प्रोडक्ट दो या दो से अधिक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप रिएक्टेंट साइड क्या करो? मल्टीप्लाई करके देखो उधर की बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है ना? तो अभी तो अनबैलेंस है 1 में, तब एक काम करते हैं 2 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
तो यहाँ पे लेड कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे लेड कितना है, 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए अपन इसमें क्या कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, अब इधर देखो नाइट्रोजन कितने हो गए अपने पास। यहाँ पे नाइट्रोजन जैसे देखेंगे तो टू टू जा ये 2 और ये 2, 2 2 जा 4 हो गए। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपन इसमें क्या कर देते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 4 का। तो नाइट्रोजन 4 हो गए। अब ऑक्सीजन देखो कितना हो गया, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। अब इधर काउंट कर लो ऑक्सीजन कहते हैं, 4 दूनी 8 और इसके 2 ऑक्सीजन और इसके 2 ऑक्सीजन, 8 4 12। ये क्या हो गया अपना, बैलेंस हो गया। आए समझ में कि कैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना। जिन लोगों को केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते नहीं बनता है, तो वो केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग का टॉपिक बना हुआ है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का, तो उसको जाके अच्छे से क्या कर लें, कंप्लीट कर लें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि ये रिएक्शन वगैरह क्या है अच्छे से लिखते बने। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो जैसे मान लो अपने पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो क्या बोलते हैं इसको, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। ये तो इसका केमिकल नाम हो गया, ठीक है ना, रासायनिक नाम हो गया। वैसे इसका जनरल नाम क्या होता है कैल्शियम, इसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन, ठीक है ना, क्लियर है ना। चूने का पत्थर, चूना पत्थर। तो क्या होता है कि जब इसको क्या किया जाता है, टेम्परेचर इसका क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, इसका तापमान बढ़ाया जाता है। तो ये उस टेम्परेचर के द्वारा इसको क्या मिलता है, हीट एनर्जी मिलती है। और ये हीट एनर्जी प्राप्त करके किसमें डिकम्पोज हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। इसमें क्या प्रोडक्ट इसमें निर्माण होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, क्लियर हो गया। 2 ऑक्सीजन है इसलिए डाइऑक्साइड लग रहा है। तो ये क्या है, जो CO2 आपको प्राप्त हुआ, ये क्या है, ये गैस है, ठीक है ना। और ये कौन सी स्टेट में होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। इसका जनरल नाम क्या होता है, क्विक लाइम होता है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या होता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, मतलब इसको गर्म किया जाता है, और इसको हीट एनर्जी जब क्या होती है, प्राप्त होती है। कौन सी एनर्जी इसको प्राप्त हो रही है, हीट एनर्जी, ठीक है ना। तो जब इसको हीट एनर्जी क्या होती है, प्राप्त होती है, ऊष्मीय ऊर्जा। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को अपन क्या क्या बोल सकते हैं कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो सिंगल रिएक्टेंट है, यहाँ पे अपने पास रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक कितने हैं, 1 है। और इस अभिक्रिया के दौरान इसमें दो दो अपने को क्या मिल रहे हैं, प्रोडक्ट। तो जब सिंगल रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो उस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये एग्जांपल आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हो गया, है ना। जब एकल अभिकर्मक को एनर्जी, मतलब जब एकल अभिकर्मक वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। तो ये एक एग्जांपल का हो गया, वियोजन का भी हो गया, ठीक है ना। दूसरा, इसको अपन क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो अपन करा रहे हैं वो किसके थ्रू करा रहे हैं, टेम्परेचर के थ्रू, तापमान द्वारा, हीट एनर्जी के प्रेजेंस में ये रिएक्शन, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी बोल सकते हैं। कौन सा रिएक्शन बोल सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। और इसको आप क्या कर रहे हो, ये रिएक्शन जो है वो एनर्जी को, एनर्जी के प्रेजेंस में कर रहा है, मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, ऊर्जा की। तो वह केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी के, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो रिएक्शन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जिस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल बोल सकते हैं। क्लियर हो गया, मतलब कि ये एक प्रकार का ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। कोई डाउट, ठीक है ना। तो ये भी एक अपना थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या हो गया, एग्जाम्पल। और इसी को अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं।
ठीक है। अब देख लो कि ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है केमिकल इक्वेशन। यहाँ एक कैल्शियम, कार्बन, एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, तो क्या है 3। तो ये तो पहले से ही क्या है बैलेंस है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। और ये जितने भी एग्जाम्पल चल रहे हैं सब में एनर्जी का भी रिक्वायरमेंट हो रहा है, एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, इसलिए ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के भी हैं, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के भी एग्जाम्पल में भी यही सब चल रहे हैं। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है।